नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। 10 बजे रात पूरे दिन की बात लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं कांकेर से मिल रही खबर के साथ, जहां पर कैदी के फरार होने के मामले में एएसआई समेत 9 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। 26 जुलाई को कैदी मोहनीश फरार हो गया था। जेल परिसर से चकमा देकर यह फरार हुआ था। 30 घंटे बाद गढ़िया पहाड़ से इसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस कर्मियों पर एसपी दिव्यांग पटेल ने यह कार्रवाई की है, जहां पर लापरवाही बरतने के मामले में पुलिस कर्मियों पर गाजगिरी है। अमित चौबे हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, फोन लाइन पर बात करते हैं। अमित, कैदी के फरार होने के मामले में पुलिस कर्मियों पर गाजगिरी है, क्या जानकारी? देखिए, काफी बड़ी कार्रवाई है जिसपे 9 एएसआई सहित 2 प्रधान आरक्षक शामिल है, जिसमें 9 लोगों पे कार्रवाई हुई है। और ये जो मामला है पूरा जो है 26 जुलाई का था, जब एक पास्को एक्ट के मामले में बलात्कार का जो आरोपी था, जो एक साल से विचाराधीन कैदी के रूप में जिला जेल में बंद था और जिसको सुरक्षित जेल परिसर में लाने की जवाबदारी जिला पुलिस के जो लाइन के जवान थे उनकी लगाई गई थी ड्यूटी। लेकिन इन्होंने जब जेल परिसर के अंदर दाखिल कर रहे थे, उसी बीच ये तेज बारिश में ये चकमा देकर फरार हो गया था। लगभग 30 घंटे बाद इसको पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की थी। लेकिन इस लापरवाही को देखते हुए जो दिव्यांग पटेल कांकेर एसपी हैं, इन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की है। एक एएसआई 2 प्रधान आरक्षक से 9 लोगों को सस्पेंड किया है, क्योंकि ये नक्सल प्रभावित एरिया है और लगातार यहाँ पर पुलिस को सतर्कता बरतने की जरूरत है। लेकिन ये जो लापरवाही सामने आई है, इसको देखते हुए पुलिस ने जिला पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने बड़ी कार्रवाई की है और एक प्रधान आरक्षक से 9 लोगों को सस्पेंड किया है। जी अमित, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। खबर मध्य प्रदेश से, जहां धार्मिक नगरी मैहर में नाबालिग लड़की से दरिंदगी का मामला सामने आया। पीड़ित लड़की को गंभीर स्थिति में इलाज के लिए जिला अस्पताल रीवा रेफर किया गया है। इस मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित लड़की के समुचित इलाज के साथ ही आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर निशाना साधा है। तो छत्तीसगढ़ भाजपा ने अपनी चुनाव समितियों में पुराने चेहरों को शामिल किया है। ये वो चेहरे हैं जिन्हें 2018 के चुनाव में अहम जिम्मेदारियां दी गई थी, लेकिन चुनाव में करारी हार के बाद इन्हीं चेहरों को हार के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। और यही वजह है कि विपक्ष में आने के बाद बीजेपी ने नए चेहरों को मौका दिया और अब चुनाव के ठीक पहले बनाई गई 16 कमेटियों में से ज्यादातर कमेटियों में इन्हीं पुराने चेहरों को शामिल किया गया है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसे में बीजेपी 2023 का चुनाव कैसे जीतेगी? वहीं कांग्रेस भी इस पर तंज कस रही है। नई चुनौती और नए मुद्दों के साथ छत्तीसगढ़ में बीजेपी मिशन 2023 के लिए तैयार है। खुद गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ में फोकस है। पिछले दिनों उनके रायपुर में मीटिंग लेकर जाने के बाद प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने 2023 के चुनाव के लिए 16 समितियों की घोषणा की थी, जिनमें नए चेहरों के साथ वो पुराने चेहरे भी शामिल किए गए थे, जिन्हें पिछले चुनाव में भी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन बदकिस्मती से बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। पार्टी की दलील है कि चुनाव के वक्त अनुभव और जोश दोनों की जरूरत होती है, इसलिए समितियों में नए और पुराने सभी सदस्यों को शामिल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी अपनी समिति बना रही है, तो क्या कांग्रेस से पूछ के बनाएगी कि किसको लेना है नहीं लेना है? मुझे लगता बेहतर होता कि यही जो टीएस बाबा जो गली से लेकर दिल्ली तक घूम रहे थे, उस पर निर्णय कर लेती सरकार। जो लोग बरसों बरस 50 सालों तक काम करते हैं, उनकी उपयोगिता भी होती है। जिस प्रकार से परिवार में एक अनुभव की भी आवश्यकता होती है, युवा की आवश्यकता होती है, दोनों में संतुलन बनाकर भारतीय जनता पार्टी इन कामों को आगे बढ़ा रही है। वहीं कांग्रेस बीजेपी की कवायद पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी कितनी भी टीम बना ले और अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दे, जनता का भरोसा उनसे उठ चुका है। कांग्रेस दावा कर रही है कि प्रदेश में एक बार फिर भूपेश बघेल की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व का अपने नेताओं पे भरोसा नहीं है, नेताओं ने जनता का भरोसा खो दिया है। और जो भी सूची आई है उससे यह साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी अपने दागदार चेहरों के मोह पास से बाहर नहीं निकल पा रही है। और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के बर्बादी के कारण बने थे, वही लोग फिर से चुनावी समिति में हैं। सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि वो नए और पुराने अनुभव को साथ लेकर चुनावी अभियान को आगे बढ़ा रही है। ये बात अलग है कि इसका फायदा कितना मिलता है, ये तो वक्त ही बताएगा। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।
तो छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, जहां अनुसूचित जनजाति के वोट और इनके लिए रिजर्व सीट पर जीत सत्ता का रास्ता तय करती है। जाहिर है भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों में इनके हितैषी बनने की होड़ मची हुई है। ताजा मामला छत्तीसगढ़ की 12 जनजातियों की लिपिक त्रुटियां सुधारने वाला बिल राज्यसभा में पास होने को लेकर है, जिसको लेकर अब श्रेय की सियासत हो रही है। छत्तीसगढ़ की 12 जनजातियों की मात्रिक अशुद्धि सुधारने वाला बिल राज्यसभा में पास हो गया है। इन जातियों के लोगों को अब भाजपा और कांग्रेस ये यकीन दिलाने में लगी है कि ये बिल संसद में उनकी वजह से पास हुआ। श्रेय लेने की कवायद में भाजपा इन जातियों के बाहुल्य इलाके सरायपाली और अंबिकापुर में सम्मेलन करने जा रही है। वहीं एसटी मोर्चा और भाजपा के कार्यकर्ता लोगों को ये बताने जा रहे हैं कि वे इसके लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। इसके लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखी गई। सोशल मीडिया में भी प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं में जमकर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का कहना है कि यूपीए सरकार आदिवासियों की आवाज नहीं सुनती थी, अब क्रेडिट झपटने की तेजी दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस के नेताओं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि इस बिल को पास कराने में उनके सांसद विधायकों का महत्वपूर्ण योगदान है। 12 जातियों को संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा था। कांग्रेस ने इसको लेकर प्रयास किया है, तो क्रेडिट हमें ही मिलना चाहिए। इसमें काहे की श्रेय की लड़ाई है। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में हमने प्रस्ताव पारित किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को सौरा सहित अन्य जाति के लोगों ने आवेदन किया और सदन में हमने प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजा था और हमारे प्रस्ताव पे इसमें सहमति बनी है। क्रेडिट की सियासी कवायद और इसे लेकर जुबानी जंग आने वाले दिनों में और भी तेज होगी। राजेश मिश्र, IBC 24, रायपुर। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कंजंक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू की रोकथाम के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में रोकथाम के उपायों की गहन समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि कंजंक्टिवाइटिस से बचने के उपायों और सावधानियों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने विशेषज्ञों की सलाह का उल्लेख करते हुए कहा कि लोगों को यह बताया जाए कि हाथों को बिना साफ किए हाथ आंखों में न लगाएं, जिससे संक्रमण न हो। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पतालों में कंजंक्टिवाइटिस के मरीजों का प्राथमिकता के साथ इलाज किया जाए। स्कूलों में भी यदि किसी बच्चे को आई फ्लू होता है तो संक्रमण से बचने के लिए उन्हें घर भेज दिया जाए। मुख्यमंत्री ने अस्पतालों में जांच, इलाज और दवाइयों की उपलब्धता की भी समीक्षा की। तो सरगुजा में लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां एक विधवा महिला को राजा अंसारी नाम के युवक ने खुद को राजा महंत बताकर दोस्ती की और जब पीड़िता युवक के झांसे में फंस गई तो युवक उससे शादी कर किराए के मकान में रहने लगा। शादी के कुछ दिनों बाद पीड़िता को सच्चाई पता चली तो वहीं पीड़िता ने जब युवक का विरोध किया तो राजा पीड़िता पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा। पीड़ित का आरोप है कि धर्म परिवर्तन न करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। इसके अलावा उसके फोटो वीडियो भी वायरल करने की बात कही गई। फिलहाल पुलिस ने महिला की शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच की जा रही है। रायपुर से इस वक्त एक खबर मिल रही है, आप तक पहुंचा दें। रायपुर में अब वीआईपी चौक का नाम कौशल्या माता चौक होगा। वीआईपी रोड के बाद अब वीआईपी चौक का नाम भी बदल दिया गया है। नगर निगम की MIC की बैठक में यह नामकरण का प्रस्ताव पास हुआ है। बता दें आपको कि पहले वीआईपी रोड का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर रखा गया था और अब वीआईपी चौक का नाम माता कौशल्या के नाम पर रखा गया है। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संदीप, MIC की बैठक में वीआईपी चौक का नाम बदलने का ऐलान हुआ है। इससे पहले वीआईपी रोड का नाम जब बदला गया था तो जमकर सियासत हुई थी कि छत्तीसगढ़ से जुड़े किसी नाम के नाम पर भी कर सकते थे और अब वीआईपी चौक का नाम कौशल्या माता के नाम पर रखा गया है। डैमेज कंट्रोल के रूप में देखें, किस तरह से देखें? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आज मेयर इन काउंसिल की बैठक थी, उसमें यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया और अब आपने जैसा कहा कि वीआईपी रोड का नाम जब स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर किया गया था तब जमकर राजनीति हुई थी कि क्या कोई छत्तीसगढ़ का वीर सपूत नहीं मिला कांग्रेस को जो उसके नाम पर
ये जो नामकरण होना था किसी छत्तीसगढ़ी सपूत के नाम पे होना था, तो उसका काट कहीं ना कहीं कांग्रेस ने या कहीं जो महापौर ने निकाला है और इसका नाम कौशल्या माता के नाम पर कर दिया गया है। बगल में ही राम मंदिर है, श्री राम मंदिर, प्रदेश भर से लोग आते हैं और ये ऐसा नाम है जिसपे अब जो है वो भाजपा भी कोई आपत्ति नहीं उठा सकती, ना इस पर कोई राजनीति हो सकती, क्योंकि भाजपा के प्रमुख एजेंडे में राम मंदिर और भगवान राम रहते हैं। तो कहीं ना कहीं में अपने आप में ये काट की तरफ से देखा जा सकता है। लेकिन चूंकि बगल में राम मंदिर भी है, तो जब महापौर ने कहा तो बोला, उन्होंने कहा कि हमने इसका नाम जो है कोई राजनीति के लिए नहीं बदला, वीआईपी नाम अपने आप में जो है वो आम लोगों से दूर करता है इन चीजों को और वीआईपी कल्चर को बढ़ावा देता है, इसलिए ये जो है निर्णय लिया गया है। जी संदीप, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये इस वक्त महत्वपूर्ण खबर राजधानी रायपुर के लोगों के लिए कि वीआईपी रोड का नाम पहले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर किया गया था, इसको लेकर खूब सियासत हुई और अब वीआईपी चौक का नाम कौशल्या माता के नाम पर कर दिया गया है। एमआईसी की बैठक में नगर निगम की तरफ से अभी ये प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।